नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में मैंने आपके बस्तर के काकती वंश के बारे में ओवरव्यू दिया था, उनके शासकों का क्रम याद कराया था और साथ में आपको एक टास्क दिया था कि जो उनका शासन क्रम है, शासन का जो साल है, उसके लिए आप एक कोड बनाकर आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं करके। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे किया होगा और अभी तक आपने अपना अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आज हम स्वतंत्र शासकों के बारे में देखेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये स्वतंत्र शासक क्या, अभी तक तो हम केवल प्रमुख शासक पढ़ते आ रहे थे, यहाँ पर स्वतंत्र शासक कैसे आ गया? तो आपने देखा होगा जिस प्रकार कलचुरी राजवंश में स्वतंत्र जो शासक थे स्वयं की सत्ता जो संभाल रहे थे, वहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर मराठाओं के आगमन के बाद हमने प्रत्यक्ष शासन और अप्रत्यक्ष शासन के रूप में देखा था। तो वहाँ से मराठा अधीन शासकों के क्रम देखे थे रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह के आधार पर। तो उसी प्रकार वो क्या मराठा के आक्रमण के बाद क्या हो गया, मराठों के अधीन हो गए। उससे पहले जो थे वो क्या थे, किसी के अधीन नहीं थे, मतलब वो स्वतंत्र थे या प्रत्यक्ष रूप से थे। तो उसी प्रकार काकती वंश में आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्र शासक। जब मराठाओं का हो जाएगा आगमन तो मराठाकालीन, ब्रिटिशर्स का आगमन होगा तो ब्रिटिशकालीन आपको शासनक्रम यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये किस प्रकार है वो हम आगे देखेंगे। तो आपको 3 पार्ट देखने को मिलेगा। मैंने क्या क्या बताया, एक स्वतंत्र शासक, एक मराठा के अधीन और एक ब्रिटिश शासन के अधीन, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखना है। तो अभी हम स्वतंत्र शासकों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया था क्या, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, वीर से 2, पहले वीर नारायण फिर वीर सिंह, ठीक। फिर दिखा राज का दल आज दरिया में, फिर उसके बाद बताया था भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीण। तो उसी कोडिंग के आधार पर पहला शासक कौन आता है, अन्नम देव। अन्नम देव ये कौन रहता है, तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में काकती वंश का संस्थापक रहता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में काकती वंश का संस्थापक कौन, अन्नम देव। ये कब से कब तक शासन करता है, तो 1324 से 1369 तक, 1324 से 1369 तक, लगभग 45 साल ये शासन करता है इस क्षेत्र में। मैंने आपको कोड बनाने के लिए बोला था, अगर आपने बनाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर साथ में लिखते चलिएगा और एक साथ उसको याद कर लीजिएगा, ठीक। तो 45 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था इस क्षेत्र में। इनकी राजधानी क्या थी, तो मैंने बताया था अन्नम में माँ आ रहा है, म से मंधोता। मंधोता जो है इनकी राजधानी थी। मंधोता आपके बस्तर क्षेत्र में आता है, ठीक। इनका विवाह किससे हुआ, तो इनका विवाह होता है सोन कुंवर चंदेलिन से। सोन कुंवर चंदेलिन, चंदेल राजकुमारी रहती है, चंदेल राजकुमारी होती है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, एमपी क्षेत्र में शासन करते थे। उनकी राजकुमारी रहती है सोन कुंवर चंदेलिन, उनसे शादी होता है अन्नम देव का। और किस प्रकार इनका चमेली देवी से संघर्ष हुआ था वो भी मैंने आपको छिंदक नागवंशी शासन में बता दिया था, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं इनके बारे में उस वीडियो को भी। लेकिन विवाह हो जाता है सोन कुंवर चंदेलिन से। चंदेलिन से चंदेल राजकुमारी रहेगी, ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के कल्चर में है, जो किसी क्षेत्र से विवाह होकर आती दूसरे क्षेत्र, तो उनको गांव के नाम के आधार पर ही पुकारा जाता है ना। तो उसी प्रकार चंदेल क्षेत्र की थी तो चंदेलिन बोल दिया गया, ठीक। तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा ये सोन कुंवर चंदेलिन। अब इनके निर्माण कार्य क्या क्या थे ये देखने चलते हैं अपन। तो अन्नम देव ने अपनी कुल देवी के नाम पर दंतेवाड़ा जिले के तराला ग्राम में डंकनी शंखनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण कराया। तो मैंने पिछले क्लास में जब आपको बताया था कि इनकी जो काकती वंश की जो कुल देवी है वो कौन है, दंतेश्वरी माता है। दंतेश्वरी देवी इनकी कुल देवी है। तो अन्नम देव ने ही इसका निर्माण कराया था। तो अन्नम देव ने अपनी कुल देवी के नाम पर, कुल देवी के नाम कौन है, दंतेश्वरी देवी, तो उनके नाम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराते हैं। कहाँ कराते हैं, तो दंतेश्वरी और दंतेवाड़ा एक क्लियर है, फेमस है तो सबको याद ही होगा, दंतेवाड़ा जिले में है। दंतेवाड़ा जिले की भी कहाँ, तो तराला ग्राम में, तराला ग्राम में है, ठीक है, तराला ग्राम में है, जहाँ पर 2 नदियों का संगम है। बोला जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि दंतेश्वरी मंदिर के
पर मतलब कौन सी नदी के तट पर या किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो शंखनी और डंकनी, डंकनी और शंखनी। ठीक है, इन दो नदियों के संगम पर तराला ग्राम के समीप दंतेवाड़ा जिले में ये मंदिर स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तराला ग्राम, डंकनी, शंखनी आपको याद रखना है स्थान। अब विस्तार देखते हैं कि इसका विस्तार क्षेत्र क्या था। तो 1324 ईस्वी में तो ये आता है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और सबसे पहले क्या करता है, तो जो बारसूर बस्तर क्षेत्र में आपके छिंदक नागवंशी शासक रहते हैं हरिश्चंद्र देव, उनको पराजित करता है और इस क्षेत्र में अपने शासन व्यवस्था स्थापित करता है। ठीक, क्यों करता है, कैसे करता है, इसके बारे में मैंने आपको छिंदक नागवंशियों के लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप वो लेक्चर एक बार जाके जरूर देखिएगा। फिर इन्होंने बस्तर में शासित लघु राजवंशों को पराजित कर समूचे बस्तर क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। अब ये जो मुख्य रूप से तो छिंदक नागवंशी इस क्षेत्र में शासन करते हैं, लेकिन अन्य छोटे छोटे क्षेत्र में मान के चलो उनके मंडलाधिपति रहे होंगे, सामंत रहे होंगे, तो मुख्य शासक को तो इन्होंने हरा दिया था, लेकिन अन्य जो छोटे अपना राजवंश चला रहे थे उनको भी पराजित करते हैं। और जो समस्त बस्तर क्षेत्र है, आपका कांकेर से ले लीजिए आप इधर पूरा आपका सुकमा तक, और उत्कल और थोड़े से तेलंगाना आंध्रा के जो क्षेत्र आते रहे होंगे उन क्षेत्रों तक इनका शासन स्थापित हो जाता है। ठीक, तो साम्राज्य विस्तार देख लिया, हरिश्चंद्र को हराते हैं और समस्त बस्तर के राजवंशों को हराकर अपना शासन यहाँ से सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक, ये था इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में। अब इनके बारे में विशेष क्या है, तो इनके बारे में है कि छत्तीसगढ़ के काकतीय वंश के संस्थापक, ये देख लिया। अन्नम देव को दंतेवाड़ा अभिलेख में अन्नम राज कहा गया, ये याद रखना है आपको। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर इसी ने बनाया है, तो वहाँ से दंतेवाड़ा अभिलेख भी प्राप्त होता है। और इस दंतेवाड़ा अभिलेख में अन्नम देव को अन्नम राज के नाम से पुकारा गया है या उत्कीर्ण किया गया, दर्शाया गया है। ठीक है, अन्नम देव को अन्नम राज के नाम से, तो अन्नम आ रहा है तो यही इंसान है, ये क्लियर हो जाएगा। अभिलेख याद करना है, महत्वपूर्ण है, क्या है, दंतेवाड़ा अभिलेख। जिन भी शासकों के ताम्रपत्र अभिलेख आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी के नाम आपको याद करते चलने हैं, मैंने शुरू से ही बोला है तो आप याद करते चलिएगा। ठीक, दंतेवाड़ा अभिलेख। तो ये था अन्नम देव के बारे में। मंदोता को राजधानी बनाता है, सोनकुंवर चंदेली से शादी करता है, छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र को हराता है और छोटे छोटे राजवंशों को हराकर बस्तर क्षेत्र में राज करता है। अपनी कुल देवी दंतेश्वरी माता के नाम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करता है। कहाँ, तराला ग्राम दंतेवाड़ा में, डंकनी शंकनी नदी के संगम पर। दंतेवाड़ा अभिलेख में इसको अन्नम राज बोला गया। ये था इस अन्नम देव के बारे में। आगे देखते हैं हम हमीर देव। अभी हम भी करके मैंने याद किया था, तो हम से अभी से तो अन्नम देव हो गया, हम से क्या होगा, हमीर देव, हम से होगा हमीर देव। अभी हमीर देव 1369 से 1410 ईस्वी तक शासन करता है, लगभग 41 वर्षों तक ये शासन करता है। ठीक है, इसका अन्य नाम या उपनाम क्या रहता है, तो एमी राजदेव, हमीर देव का एमी राजदेव। ठीक है, हमीर को एमी बोल रहे हैं, हमीर देव को एमी राजदेव। ठीक, फिर इनका विवाह किन के साथ होता है, तो श्याम कुमारी बघेलिन के साथ। अभी बघेल राजकुमारी रहती, जैसे पूर्वी बघेलखंड का पठार मैंने बताया था, उस क्षेत्र में चंदेल लोग भी शासन करते थे, तो चंदेलीन आ गया। उसी प्रकार बघेलखंड का क्षेत्र, तो वहाँ बघेल राजकुमारी के नाम से जाना गया, तो इसको बघेलिन बोल दिया गया। क्या नाम है, तो श्याम कुमारी बघेलिन। पहले क्या आया, सोन कुंवर आया, अब आया श्याम कुमारी, पहले सोन फिर श्याम, पहले सोन फिर श्याम। ठीक है, तो हमीर देव का क्या विवाह किसके साथ हुआ, श्याम कुमारी बघेलिन के अनुसार। तो ये पत्नियों के नाम भी आजकल पूछे जा रहे हैं, सूची बनाकर आपको दे दिया जाता है, शासकों के नाम और पत्नियों को मिलान करना कि इनका विवाह किन के साथ हुआ है, तो ये आपको याद रखते चलना है। ठीक है, तो ये था श्याम कुमारी बघेलिन। ठीक, बघेल राजकुमारी थी। इसके संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती था, उड़ीसा के इतिहास से भी प्राप्त होती है। किसके बारे में, हमीर देव के बारे में। हमीर देव जो कि एमीर राज नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में जानकारी उड़ीसा के इतिहास से प्राप्त होती है। उड़ीसा के इतिहास से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान में रखते चलना है। ये हमीर देव हो गया। फिर हमीर देव के बारे में बताया क्या था, अभी हम तक हो गया। भी से क्या आएगा, भैरव देव। ठीक, भैरम देव ये नहीं है, भैरम देव अंतिम रूप से आएगा आखिरी समय में, ये भैरव देव थे। भैरव देव के बारे में शासन का जानकारी कब से कब तक है, तो 1410 से 1468 तक। कब से कब, 1410 से 1468 तक, लगभग 58 वर्षों तक इन्होंने शासन किया इस क्षेत्र में। इनका अन्य नाम क्या है, जैसे हमीर देव का था एमी राजदेव, उसी प्रकार इनका भैरव देव का क्या है, तो भैराज देव। इसको कैसे रिलेट करेंगे सर, तो भैरव देखना, काल भैरव के नाम से सुने होंगे, तो बहुत ही प्रचंड रूप धारण करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मार धाड़ करने वाले रहते हैं भैरव देव, तो उसी से करना जो बहुत ही ज़्यादा
मार धाड़ करते हैं और उनको देखोगे बिना उनकी मृत्यु तो थोड़ा भय आ जाएगा। तो भय से भैरजदेव, ठीक है। भैरजदेव कौन है? भैरव देव। भैरव भय, भैरव भय ऐसे कर सकते हो। भैरजदेव उनका अन्य नाम रहता है। अब इनका विवाह किसके साथ होता है? तो मेघई अरिचकेलिन, मेघई अरिचकेलिन या मेघावती, मेघई अरिचकेलिन या मेघावती, दो नाम इससे पहले हमने देखा है। सोन कुंवर जो कि अन्नमदेव की पत्नी थी। हरिमीर देव का देखे थे हमने कि श्याम कुमारी देवी, ठीक है, बघेलिन करके बघेल राजकुमारी थी। और ये भैरव देव का है मेघई अचकेलिन, ठीक है, मेघई अचकेलिन, ठीक, मेघई अचकेलिन। इनका नाम आपको याद रखना है। बहुत ही फेमस मतलब क्या बोलना चाहिए कि ये शासक की पत्नी है, बहुत ही फेमस है क्योंकि इनके नाम से साड़ी फेमस है। बस्तर क्षेत्र में आप जाओगे तो मेघावती साड़ी बहुत ही फेमस है, इनके नाम से साड़ी फेमस है। तो आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कौन से शासक हैं जिनकी पत्नी का नाम मेघावती या मेघई अरिचकेलिन था, तो आपको भैरवदेव याद रखना है। और इनके नाम से मैंने बताया कि उस क्षेत्र में मेघई साड़ी या मेघी साड़ी करके फेमस है, जैसे यहाँ लिखा गया है। इनकी स्मृति में मेघी साड़ी, मेघई घोड़ी, भ्रमृति शक्टिका बस्तर में प्रचलित है। प्रभृति, ठीक है, जिसे शक्टिका बोला जाता है, बस्तर में प्रचलित है। तो मेघी साड़ी इसी मेघावती के नाम पर है, जिसे मेघई घोड़ी भी बोला जाता है, ठीक। अब ये मेघावती जो थी ना, वो आखेट विद्या में निपुण थी। आखेट क्या होता है सर? तो आखेट होता है शिकार, जो शिकार करते हैं ना उसी को आखेट बोला जाता था। तो ये आखेट विद्या में निपुण थी, मतलब तीर धनुष चलाने में माहिर थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। भैरव है भैया, उसके नाम ही भय आ रहा है, तो उनकी वाइफ भी वैसी थी, उनको भी भय नहीं था, वो भी शिकारी थी। तो ये भी आखेट विद्या में निपुण थी। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ये था भैरवदेव के बारे में, ठीक। 3 शासक हमने देख लिया, अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरवदेव। फिर मैंने बताया था आगे पुरुष जन करके, तो पुरुष से क्या? पुरुषोत्तम देव, इनका शासन चलता है 1468 से 1534 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1468 से 1534 ईस्वी तक, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये आते हैं तो इन्होंने इससे पहले जो 3 शासक थे, जहाँ अन्नमदेव ने मंधोता को अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसके बाद के जो अन्नमदेव के बाद जो 2 अन्य शासक आते हैं, हमीरदेव और भैरवदेव, उन सभी ने मंधोता से अपना शासन चलाया था। लेकिन पुरुषोत्तम देव आते हैं और अपना राजधानी परिवर्तन कर लेते हैं। तो राजधानी कहाँ ले जाते हैं? तो चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक। पुरुषोत्तम देव चक्रकोट को, तो मैंने इसको रिलेट कराया था आपको कि पुरुषोत्तम किसको बोला जाता है? सबसे ज़्यादा उत्तम पुरुष कौन था पूरे अभी तक के युग में? तो कृष्ण जी को माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है, लेकिन आप कृष्ण से याद करना, कृष्ण जी मानते थे। तो कृष्ण जी विष्णु के अवतार और राम जी भी विष्णु के अवतार है, तो चक्र धारण करते थे। तो वहाँ से चक्रकोट मैंने बताया था, चक्रकोट इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, ठीक। उपासक तो ये थे भगवान जगन्नाथ के उपासक, कौन? पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम जो थे वो आपके जगन्नाथ भगवान के उपासक थे। और ये इनकी इतने बड़े भक्त थे कि इन्होंने एक समय नारियल पर लेट कर पूरा जगन्नाथ भगवान जो पुरी में है वहाँ तक उनके मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। नारियल में अपने पूरे शरीर के बल लेट के, जैसे नारियल है ये रखे हुए हैं, तो इन पर ऐसे लेट कर ये आगे बढ़ते हुए गए थे। तो इनकी इस अनन्य भक्ति को देखकर जो उस समय उत्कल क्षेत्र आपके उड़ीसा क्षेत्र का जो शासक था वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और इसे रथपति की उपाधि देता है, रथपति की उपाधि। और जिस प्रकार आप नारियल के बल पर लेट कर आए हो, लेकिन आप वापस ऐसे नहीं जाओगे, आपको मैं रथ प्रदान करता हूँ और रथ पर जाओगे, ऐसा बोलते हैं। और उनको एक रथ भी प्रोवाइड करते हैं, कौन? जो उड़ीसा के शासक रहते हैं, ठीक है। और उसी दिन से इनको उपाधि मिल जाती है, क्या? रथपति की। तो रथ कौन देता है? पुरी का शासक, जो उड़ीसा का शासक रहते हैं, तो वही इसको उपाधि भी दे देता है कि आप रथपति हो करके। तो पुरी के शासक के द्वारा पुरुषोत्तम देव को कौन सी उपाधि दी जाती है? रथपति की, ठीक। कैसे दिया जाता है मैंने बता दिया, भगवान जगन्नाथ का ये उपासक रहता है, मैंने बता दिया। अब ये जो रथ प्रदान किया जाता है वो कितने पहियों वाला रहता है? नॉर्मल तो हम सामान्यतः 2 पहियों वाला देखते हैं, 4 पहियों वाला देखते हैं, लेकिन ये जो रहता है वो 16 पहियों का रथ रहता है। कितने पहियों का? 16 पहियों का रथ रहता है, ठीक। तो पुरुषोत्तम देव को जो रथ की प्राप्ति होती है पुरी के शासक द्वारा, कितने पहियों की रहती? तो 16 पहियों की रहती, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक। फिर विवाह देखेंगे तो कंचन कुंवर बघेलिन से हुआ था। जैसे आपके हमीरदेव का श्याम कुमारी बघेलिन से हुआ था, उसी प्रकार इसका होता है कंचन कुंवर बघेलिन से, ठीक। कंचन कुंवर बघेलिन से। तो पहले वाले सोन कुंवर चंदेलिन, फिर श्याम कुमार
बघेलिन, फिर आपका मेघई जो अचीर के केलिन थी, उसके बाद आ गया किसका नाम, कंचन कौर बघेलिन का। ठीक, तो जो दूसरे और चौथे हैं उसमें बघेलिन आ रहे हैं, याद रखना है आपको। अब देखते हैं विशेष में, तो बस्तर में विश्व प्रसिद्ध जो रथ यात्रा एवं गोंचा पर्व का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो पुरुषोत्तम देव के द्वारा। अब पुरुषोत्तम देव में सारी चीज़ें किसके बेस पर आ रही, रथ के बेस पर आ रही। रथपति इनको बोला जाएगा, पुरी के शासक ने 16 पहियों वाला रथ दिया था। अब उसी बेस पर ये क्या करते हैं, रथ यात्रा का प्रारंभ कराते हैं, गोंचा पर्व। और रथ यात्रा किससे संबंधित है, जगन्नाथ भगवान से संबंधित है, और जगन्नाथ भगवान के क्या है, उपासक हैं, तो इन्होंने क्या शुरू किया, रथ यात्रा। गोंचा पर्व का भी प्रारंभ उसी को ही बोला जाता है, प्रारंभ इसी ने के द्वारा किया गया था। इनके शासनकाल में बस्तर क्षेत्र में मड़ई मेले का शुरुआत किया गया था। बस्तर क्षेत्र में किसका, मड़ई मेला का शुरुआत किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके शासन क्षेत्र में, किसके शासनकाल में बस्तर क्षेत्र में मड़ई मेला का शुरुआत किया गया, तो आपका पुरुषोत्तम देव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बस्तर क्षेत्र में आपका नारायणपुर आता है, और नारायणपुर का मड़ई मेला बहुत ही फेमस है तो छत्तीसगढ़ में। तो ये था आपके पुरुषोत्तम देव के बारे में। तो आज हमने 4 शासकों के बारे में देखा, अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव और पुरुषोत्तम देव। ठीक है, तो मैं एक बार आपको क्विक रिविजन कराते चलता हूँ। तो अन्नम देव संस्थापक थे, मंदोता इनकी राजधानी थी, पत्नी सोनकुंवर चंदेलिन थी, अपनी कुल देवी दंतेश्वरी माता के नाम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराते हैं तराला ग्राम में, डंकनी शंकनी के संगम पर। ठीक, ये देखा 1324 में इन्होंने छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र को हराकर यहाँ शासन बनाता है, शासन क्षेत्र स्थापित करता है, और यहाँ के सभी छोटे छोटे राजवंशों को समाप्त करके अपना साम्राज्य विस्तार करता है। प्रथम संस्थापक था, और दंतेवाड़ा अभिलेख से संबंधित है, जिसमें इसे अन्नम राज बोला गया है। ये हुआ। हमीरदेव में उनकी बीवी का नाम था श्याम कुमारी बघेलिन, इसके बारे में जानकारी उड़ीसा के इतिहास से भी मिलता है, और अन्य नाम एमीराज देव भी था, हमीरदेव का एमीराज देव। फिर भैरव देव के बारे में देखा थे, भैराज देव, भैरव भय करके भैरस देव, इनका जानकारी मिलता है, मतलब अन्य नाम मिलता है। विवाह मेघई अरिच केलिन के साथ हुआ था, जिसे मेघावती बोला जाता था, और इनके नाम पर मेघई साड़ी, मेघई घोड़ी प्रसिद्ध है। ये आखेट विद्या में निपुण थी, तो भैरव देव है वो भी उससे भयनी है, तो इसकी पत्नी भी वैसी थी, उनको भी भय नहीं था, तो ये आखेट विद्या करती थी, आखेट करती थी मतलब शिकार किया करती थी। ठीक, फिर पुरुषोत्तम देव देखें, ये जो थे 68 से 34 तक, 1468 से 1434 तक लगभग कितने वर्ष हो जाएंगे आपके, 32 और 34 आपके 76 वर्षों तक शासन करते हैं। 16 पहियों वाले इनको रथ मिलता है, कौन, पुरी का शासक, और रथपति बोलता है। क्या कहानी था मैंने बता दिया था, जगन्नाथ भगवान के उपासक थे, तो रथ यात्रा चालू करते हैं, गोंचा पर्व का शुरुआत करते हैं, और इन्हीं के समय से मड़ई मेला का शुरुआत किया जाता है। तो ये था, और मुख्य बात की इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था, कहाँ से, मंदोता से चक्रकोट। तो ये सारी चीज़ें, इन सभी शासकों के बारे में आज हमने देखा। 1 से 2 बार इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, और सभी शासकों के क्रम जरूर याद कीजिएगा। पहला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, सभी शासकों के आपको नाम याद होने चाहिए, तब आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और आज के प्रश्न में आपको कालक्रम के अनुसार शासकों का क्रम जमाने को दिया जाता है, इसलिए सभी का क्रम याद रहना, सभी शासकों का क्रम याद रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो उन वीडियो को आप देखिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।